तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिगेम मेथड को। तो जिसमें बिगेम मेथड हमारा क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक में हमारे पास दो मेथड्स हैं। उसमें पहला मेथड हमारा जो है दैट इज़ बिगेम मेथड, और दूसरा मेथड है टू फेज मेथड। ओके, तो इन दोनों के लिए, दोनों को परफॉर्म करने के लिए आपको सिंप्लेक्स मेथड का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड जो है सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। स्टिल मैं उसको आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको एक सिंप्लेक्स मेथड सबसे पहले रिवाइज कर लेना है, और देन हमें ये वाला मेथड, ये वाला लेक्चर आपको अटेंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक क्या है और हम इसको इस्तेमाल इसका क्यों करेंगे। तो इसमें देखते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमने अभी तक जो डील किया उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब साइन थे। तो जब आप ग्रेटर देन का अगर आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सरप्लस वेरिएबल ऐड करना होगा, ताकि आप इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर पाएँ, इनइक्वालिटीज़ टू इक्वेशंस। हमारा टारगेट यही होता है। जब भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया होगा तो इनइक्वालिटीज़ को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया होगा। लेकिन इन दैट केस हमें जो बेसिस मैट्रिक्स है, बेसिस मैट्रिक्स देखिए क्या चीज़ होती है, ये हमने ये सिंप्लेक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो आपको सीखना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बेसिस मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब आप सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं तो उसमें ये इनके जो कॉलम्स हैं वो कहीं इधर उधर थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इन दैट केस जब आप इस टाइप की जो बिगम मेथड वाली प्रॉब्लम है, इसमें जब भी आप इन इक्वेशन से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इन दैट केस आपको बेसिस मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। तो बेसिस मैट्रिक्स ऑब्टेन नहीं होगी। ओके, तो बेसिस मैट्रिक्स इज नॉट ऑब्टेन्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसे आपको नहीं मिलेगी। तो इस डिफ़िकल्टी से बाहर आने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। तो आर्टिफिशियल, तो इनको हम, तो वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी। फिर वो कैसे ऐड होते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू अभी समझाऊंगा। दिस डिफ़िकल्टी। सो राइट नाउ अब हमारे पास जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के से सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो मैं लिखता हूँ, और दोनों ही हमको पढ़ने, दोनों सिलेबस में। देर आर टू मेथड्स इन्वॉल्विंग artificial variable technique. The first one is बिगम मेथड, और दूसरा है हमारे पास टू फेज मेथड। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशनल का जहाँ तक सवाल है तो हम पहले बिगम मेथड तक ही अपना सिलेबस को रखेंगे। ठीक है, आपको यहीं तक पूरा तैयार करना है। तो क्वेश्चन देखिए किस फॉर्म में आएगा और कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वन बाय वन आप देखते रहिए। अप्लाई बिगम मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। तो एलपीपी हमारे पास है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 subject to the constraints 2x1 plus x2 less than equal to 8, 3x1 plus 2x2 greater than equal to 30, and this is x1 plus 2x2 equal to 26। x1 x2 हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब हम देखते हैं इसमें कैसे आप समझें। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज जेड है, कोई इशू नहीं। जो राइट साइड है कंस्ट्रेंट्स के वो सारे पॉजिटिव हैं, तो हमें इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आप इसमें देखिए फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसमें आप
कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और जो सेकेंड इनइक्वालिटी है उसमें आप सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। और सेकेंड इनइक्वालिटी और थर्ड, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू वाला साइन है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2, पहले आपको इतना ही लिखना है, सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, तो x3 हमने ऐड किया तो हमें मिल गया 18। तो जो x3 ऐड किया, क्योंकि वो स्लैक वेरिएबल है तो 0x3 आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। 3x1 प्लस 2x2, अब इसमें हम x4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0x4, मतलब ये सरप्लस वेरिएबल हो गया। और इसी इनइक्वालिटी में आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने ऐड कर दिया तो इक्वल टू हमें 30 मिल जाएगा। तो x1 प्लस 2x2 लास्ट वाली, प्लस इसमें देखिए क्योंकि ये इक्वालिटी फॉर्म में तो हमें कोई भी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंक्लूड नहीं करना है, तो सिर्फ हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंक्लूड करना है। जब भी आप जो भी आप आर्टिफिशियल वेरिएबल जैसे हमने इंक्लूड किए xa1 xa2, तो ये माइनस xa1 रहेगा, माइनस xa2 रहेगा, ठीक है। और इनकी जो कॉस्ट होगी वो लार्जेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे m जो असाइन किए जाएंगे, माइनस m जो कॉस्ट है आर्टिफिशियल वेरिएबल को जो असाइन की गई, ये लार्ज नेगेटिव कॉस्ट होनी चाहिए। तो माइनस m जो है हमारा लार्ज नेगेटिव कॉस्ट होना चाहिए, क्लियर। फिर जो वेरिएबल्स हैं हमारे, वो देखिए हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। किस तरह से निकालेंगे, तो इनके हम बेसिक सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, जो इनिशियल बीएफएस जो कैलकुलेट होता है, तो वो किस तरह से होगा। देखिए अगर हमने x1 0 रखा, x2 0 रखा, तो x4 आपको मिलेगा 0, ठीक है, और x3 हमें मिलेगा 18, ठीक है। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं इक्वेशन से कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। xa1 हमें मिलेगा 30, xa2 मिलेगा हमें 26। ये सारी वैल्यूज हमारी जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। तो इनिशियल बीएफएस का भी मैं बेसिक सॉल्यूशन तो मैंने बना ही दिया था। तो बेसिक सॉल्यूशन में जो हमारे पास जो वेरिएबल्स हमारे जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम फीजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम सिंपलेक्स टेबल अपनी स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो स्टार्टिंग सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या होगा। तो सिंपलेक्स टेबल स्टार्टिंग बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी बेसिक वेरिएबल, सी बी एक्स बी, और इसके ऊपर लिखेंगे सी जे x1, या फिर y1 ले लेते हैं वेरिएबल, y2 ले लेते हैं, y3 ले लेते हैं, y4 ले लेते हैं, और आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो उसका नाम a1 a2 दे देंगे। और फिर मिनिमम रेशियो आता है, जैसा कि सिंपलेक्स टेबल में आपको सिखाया गया होगा। और सिंपलेक्स टेबल इसके पहले आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा 2 4 0 0 -m -m। तो b हमारा क्या हुआ, y3 हुआ, a1 मिला, a2 मिला आर्टिफिशियल। तो y3 की जो वैल्यू आई है वो आप क्या लोगे, सी बी। तो y3 के ऊपर क्या है, 0 है, a1 के ऊपर -m, a2 के ऊपर -m। इनकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की होगी। देखिए y3 की वैल्यू मतलब जो हमारा x3 है, जैसे 18 30 और 26, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम इसके कोफिशिएंट उतार लेंगे, 2 3 1 2 3 1 1 2 2। फिर इसके बाद मिलेगा 1 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मिनिमम रेशियो। वो हम डिसाइड करेंगे कि कैसे लेंगे। तो अब हमारा जो सिंपलेक्स प्रोसीजर है बिल्कुल हमें वो फॉलो करना है एग्जैक्टली कि हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले होते हैं, फार्मूला होता है डेल्टा जे सी जे माइनस सी बी एक्स बी। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 माइनस इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी 2 - 3m, और तो 2 + 3m और
प्लस एम, तो हो जाएगा 2 + 4m, तो 2 + 4m। इसी तरह से हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 4 + 4m आएगी। फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, -m आ जाएगा, 0 और 0। ये आप फॉर्मूला लगा देंगे CJ माइनस CB इंटू जो आपने वेरिएबल जिसके करस्पॉन्डिंग आप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा जे हो गया, ठीक है। और z की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करते जाइए, CB इंटू XB, तो CB इंटू XB कितना हो गया, मतलब -56m। ये हमारी पहली सिंप्लेक्स टेबल रेडी हो गई। अब क्या करना होगा हमें, m का कोफिशिएंट जिसमें पॉजिटिव ज़्यादा है, जैसे इसमें ज़्यादा है, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया, ठीक है। तो मिनिमम रेशियो जो होगा आपका XB/Y2 हो जाएगा, जिसमें हमें इनकमिंग वेक्टर मिलता है, वही हमारा मिनिमम रेशियो, जैसा कि सिंप्लेक्स में करते हैं। तो कितना हो गया, XB/ ये हो गया आपका XB/Y2 मतलब 18 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, फिर आपका 13 हो गया। तो इसमें सबसे मिनिमम हमारा ये रहा, तो इस पर हम चलेंगे और इस पर चलेंगे। तो इस पर जहाँ चलते हैं और जहाँ पर 1 मिलता है वो हमारा आउटगोइंग हुआ, तो ये चले और ये चले, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ। तो 2 पे हमने बॉक्स बना लिया, दैट इज़ अवर की एलिमेंट। अब की एलिमेंट को हमें 1 बनाना है और उसके कॉलम में जो बचे हैं उनको सबको 0 बनाना है, तो हमें इसके रूल लिखने होंगे। तो देखिए दूसरी सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, BCB XB Y1 Y2 Y3 Y4 A1 A2 और फिर से हमारा मिनिमम रेशियो। तो अब देखिए इसमें कौन सा अंदर आया था, Y2 अंदर आया था, A2 बाहर चला गया, तो A2 की जगह आप लिखोगे Y2, बाकी सेम रहेगा, 0 -m। और Y2 के ऊपर क्या है देखिए 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब बाकी सब चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। अब इसको अगर हमें 1 बनाना है तो हम पूरे जो थर्ड कॉलम है उसमें थर्ड रो में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 13 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 1/2। अब इसकी मदद से R3 की मदद से रूल बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे, तो R2 में से अगर R3 को करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो एक रूल बन गया हमारा, R2 गिव्स R2 - R3, ठीक है। और बाकी ये सेम रहेगा, 2 4 0 0 -m। तो R2 - R3 करेंगे तो पहले ये तो 0 आ जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 30 - 26 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। R2 - R3 करेंगे, ठीक है, तो ये 4 हो गया। फिर इसके बाद ये वाले एलिमेंट देखें, 0 - 0 0 -1 1 -1। ऑपरेशन यहाँ से लगेगा, ये यहाँ से नहीं ऑपरेशन लगेगा, यहाँ से लगेगा बिफोर पहली वाली सिंप्लेक्स टेबल में, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, तो R1 गिव्स R1 - 1/2 R3, तो R1 गिव्स R1 - 1/2 R3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सब में करेंगे कैलकुलेशन, 3/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 5 आएगा, क्योंकि R1 करेंगे 18 - 1/2 15 होगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका 3/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 0 और 0, ये आ गए। लेकिन ये हमारा आउटगोइंग है, तो A2 को बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो याद रखिएगा ये वेक्टर हमारा अब नहीं बनेगा। क्यों, तभी इसका नाम आर्टिफिशियल है, तो जो आर्टिफिशियल है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, तो ये हमारा वेक्टर हट जाएगा, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब फिर से वही हमें डेल्टा जे कैलकुलेट करना होगा, तो डेल्टा जे का फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे, तो डेल्टा जे हमारा हो जाएगा इसका 2m 0 0 -m और 0, ठीक है।
फिर इसके बाद मिनिमम रेशियो फिर से वही, तो इसका कोफिशिएंट ज़्यादा है तो मिनिमम रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला हो जाएगा आपका एक्स बी अपॉन वाई वन। तो एक्स बी अपॉन वाई वन, तो 5/3/2 मतलब 10/3, 4/2 2, 13/2 26। सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला 2 वाला है, तो ये वाला हो गया। तो ये इनकमिंग हो गया, ये आउटगोइंग, यहाँ 1 जहाँ मिला तो वो आउटगोइंग मतलब A1 बाहर चला जाएगा। अब अगली टेबल में A1 रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। तो A2 को मैं काट दे रहा हूँ। तो और ये कहाँ मिलेंगे दोनों, यहाँ पर मिलेंगे। तो की एलिमेंट हमारा 2 हो गया। तो की एलिमेंट को 1 बनाते हैं तो R2 डिवाइड बाई 2, और इसके पहले रूल लिख लें। तो R1 गिव्स R1 माइनस, देखो 3/2 से हम 3/2 ही माइनस करेंगे, तो 3/2 टाइम्स R2 रूल बन गया। 3/2 है तो 3/4 टाइम्स करेंगे तो 2 to the 4, तो 3/2 बनेगा, तो R2 हो गया। तो R1 के लिए बन गया, R3 के लिए बनाएंगे तो R3 के लिए सिंपल है 1/2 माइनस 1/4 टाइम्स R2, ठीक है। तो ये हमारे रूल हो गए। तो इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो B सी बी एक्स बी Y1 Y2 Y3 Y4। अब इस टेबल में हमें A1 और A2 दोनों हमारे आर्टिफिशियल ख़त्म हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लें A1 A2 की जगह। अब देखिए A1 चला जाएगा, Y1 आ जाएगा, तो यानी Y3 Y1 Y2 ये मिल गया। 0 2 4 ये वैल्यू हो गई। अब एक्स बी और इन सब में हमें रूल अप्लाई करना है। तो देखिए इसमें रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन है सिंपल, 2 2 12y। ये आपको कैलकुलेशन करके देखनी है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं, लेकिन रूल आपको शो करना होगा कि हमने ये रूल अप्लाई किया है। नेक्स्ट बन जाएगा 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3/4 -1/2 1/4। अब सारे डेल्टा जीरो, सब ये जो है ज़ीरो आ गए। सारे डेल्टा जो आप कैलकुलेट करोगे तो ये सारे क्या आ गए, ज़ीरो आ गए। देयरफॉर हम कहेंगे कि ये सारे ज़ीरो आ गए, इसका मतलब अब हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इन द लास्ट टेबल all delta j is less than 0 and no artificial variable appears in the basis, therefore solution is optimal। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जो x1 है उसकी वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू क्या है 4 है। तो ये आपको x2 की वैल्यू 12 है, ये वाली वैल्यू लेते हैं ना, तो 2 हो गई 12 हो गई। तो आपको z की वैल्यू कितनी निकल आएगी, z की वैल्यू हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था 2x1 + 4x2, तो 2 × 2 + 4 × 12, तो आंसर आ गया आपका 52। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये सेम अप्रोच आपको इसके हर एक क्वेश्चन में रिपीट करना है प्रोसीजर, और जैसे ही आप रिपीट करोगे आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए आपको सिंप्लेक्स मेथड का आना बहुत ज़रूरी, बिना सिंप्लेक्स मेथड के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले सिंप्लेक्स मेथड रिवाइज करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे बिग एम मेथड।